हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक। तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी बिजनेस के मालिक बन गए तो बिजनेस को चलाओगे कैसे, मैनेज कैसे करोगे। तो आज हम वही सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर मैनेजमेंट, उसके नेचर्स और सिग्निफिकेंस के बारे में। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, मैनेजमेंट जो है ना, वो जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए उसके अंदर इंजन होना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही एक बिजनेस को रन करने के लिए उसके अंदर जो है मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट आखिर है क्या। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसा इंजन है जो क्या करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को वो रन करने में मदद करता है। अभी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज क्या है वो मैटर नहीं करता, एकदम पान दुकान से लेके बहुत बड़े कॉरपोरेशंस तक। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट होता है, देखो मैनेजमेंट क्या करता है, एक बिजनेस में रिलेटेड जितने भी सारे लोग होंगे उन सबको एक पर्टिकुलर गोल की तरफ, एक एम की तरफ काम करने में जो है हेल्प करती है। जैसे मान लो हमने गाड़ी स्टार्ट किया, हमें कहीं जाना है, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए, तभी हम उसको गूगल मैप्स में डालेंगे, डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे और चलते बनेंगे। करेक्ट? अगर बिजनेस में भी वैसे ही, अगर एक गोल नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं हुआ, तो बिजनेस किसकी तरफ मूव करेगा, है कि नहीं। तो बिजनेस में भी हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन चाहिए, तभी जाके हम क्या करेंगे, उसके तरफ काम कर पाएंगे। और ये जो डेस्टिनेशन है इसके तरफ काम करने के लिए हमें कौन मदद करेगा, मैनेजमेंट मदद करेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो एकदम नॉन स्टॉप प्रोसेस है, मतलब वो कभी भी खत्म ही नहीं होता, वो चलता रहता है। ठीक है, जो क्या करवाता है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट का काम ही वही है कि दूसरों से काम करवाए। अगर आप एक बिजनेस के मालिक हो तो बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप खुद जाके नहीं कर पाओगे, आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो आपका काम क्या हुआ, फिर आपका काम हुआ आप उन एम्प्लॉयज को गाइड करो कि वो अपना काम टाइम पे खत्म करे, और ऐसे करे ताकि आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बना रहे, प्रॉफिटेबल बना रहे। ठीक है, तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमें ये बताता है, जैसे कि हमने बचपन से सीखा है कि काम, कोई भी काम हो गया मान लो, उसको हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से करना चाहिए। तो मैनेजमेंट भी वैसे ही है कि हर एक काम को हमें दो डायमेंशन में करना है। कैसे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ करना है। अभी ये जो हमारा डायमेंशन है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये क्या है आखिर, समझते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो मान लो मेरा जो है, मेरे पास आज एक क्या है, पेन की फैक्ट्री है। मान लो मेरे पास एक कस्टमर आया, मुझे ऑर्डर देके गया है कि मुझे विद इन 1 मंथ 500 पेन बना के उनको देना है। ठीक है, तो हमारा टाइम लिमिट क्या हुआ, 1 मंथ। तो 1 मंथ के अंदर मुझे कितने पेन देने हैं, 500 पेन। ठीक है, तो मान लो 500 पेन प्रोड्यूस करते वक्त एक पेन का जो मेरा कॉस्ट है पर पेन, ठीक है, मान लो एक पेन का मेरा कॉस्ट आया 10 रुपीज पर पेन। अभी सपोज मान लो मैंने जो ये डिलीवरी है एकदम ऑन टाइम दे दिया, 1 महीने के अंदर अंदर उनको मैंने उनका डिलीवरी दे दिया, तो ये हो जाएगा इफेक्टिवनेस कि मैंने टाइम पे अपना डिलीवरी खत्म किया। पर मान लो कि वही सेम पेन अगर मैं 1.5 मंथ में प्रोड्यूस करूं, क्वांटिटी वही 500 पेन, लेकिन कॉस्ट अगर मान लो 8 रुपीज पर पेन आ गया, तो इधर तो 2 रुपए कम लग रहा है ना, है कि नहीं। लेकिन टाइम जो है आधा महीना यानी कि 15 डेज ज्यादा लग रहा है। तो ये एफिशिएंट हो गया, ये क्या हो गया, बीइंग एफिशिएंट हो गया, मतलब कम से कम रॉ मटेरियल यूज करके कम से कम कॉस्ट में मैं क्या कर पा रही हूँ, प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, लेकिन टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ
एकदम जो टाइम बताया गया है एकदम वही टाइम पे हमने क्या किया, अपना प्रोडक्शन कंप्लीट किया। तो बस वही मीनिंग है। इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग्स, अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, एकदम वक्त पे कंप्लीट कर दिया हमने अपना गोल। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, डूइंग थिंग्स राइट, मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड रिसोर्स वेस्ट, कम से कम कॉस्ट में कम से कम रिसोर्स वेस्ट करते हुए हमने क्या किया, अपना प्रोडक्शन फिनिश किया। तो वो हो गया एफिशिएंट बनना। लेकिन सिर्फ इफेक्टिव बनना या सिर्फ एफिशिएंट बनना ही काफी नहीं होता। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस को क्या होना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, तभी जाके बिजनेस क्या कर पाओगे, आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा जो मैनेजमेंट हुआ वो मैनेजमेंट क्या हुआ कि ये एक कंटिन्यूअस मतलब प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है हम समझेंगे धीरे धीरे। वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 5 फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, आपके बिजनेस स्टडीज का जो बुक है क्लास 12 में, इनके ऊपर एक एक पूरा चैप्टर ही दिया गया हुआ है, क्योंकि ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। अभी चैप्टर 1 में तो हम इसको बस ऐसे थोड़ा बहुत सीख लेंगे कि हमें डेफिनेशंस वगैरह पता चल जाए। बाकी जब हम फ्यूचर में इनके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे तब इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट क्या करता रहता है, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट का काम क्या हुआ, दूसरों से अपना काम करवाओ। अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब आपका जो गोल है एज ए बिजनेस यूनिट, वो गोल पे आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करो, काम करो। कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स रिसोर्सेज, हर एक बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग रिसोर्सेज होंगे, तो एज ए मैनेजमेंट हमारा क्या ड्यूटी है, हम हर एक डिपार्टमेंट को क्या करें, कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, और कोऑर्डिनेट करके उसका अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करें। एडप्टिंग टू डायनेमिक एनवायरनमेंट, देखो आज के ज़माने में क्या हो रहा है, हर एक दिन हमारे जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है वो डेवलप होते जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया तो आता ही रहता है। तो बदलते वक्त के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, खुद को भी बदलना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी न्यू ट्रेंड्स आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगे, एनवायरनमेंट का चेंजेस आएंगे, तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को एडप्ट करते रहना पड़ेगा। क्लियर। अभी जो 5 कोर कंपोनेंट्स है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के अंदर, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या हुआ, अगर हम बिजनेस स्टडीज के बारे में बात ना भी करें तो इन जनरल प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपको कुछ भी करना हो इन फ्यूचर, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर डेट पे क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग क्या हुआ, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, वो हो गया प्लानिंग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग एंड एलोकेटिंग वर्क, अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज। आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर आज आपके अंदर 10 एम्प्लॉई है तो आपको पहले से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर काम ये लोग करेंगे। ठीक है, इस काम को करने की अथॉरिटी इनके पास है और हमारे पास इतना रिसोर्सेज है तो इनको यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो ये सारे जो डिसीजंस है ये पहले से ही होना चाहिए। तो ये आगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट इज स्टफिंग। हर एक बिजनेस में अलग अलग स्किल वाले, नॉलेज वाले हमें क्या होते हैं, जो एम्प्लॉयज है उनके हमें रिक्वायर होती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आज मैं एक बिजनेस की अगर ओनर हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे अकाउंट्स के सारे कैलकुलेशन आएंगे, है ना, नहीं हो सकता है कि मुझे सब कुछ आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, फिर एक ऐसा इंसान को हायर करूँगी कि जिन्हें अकाउंट्स के बारे में नॉलेज हो, जो वो सारा जो कैलकुलेशन है वो कर पाए, है कि नहीं। अगर मान लो मुझे अपना जो बिजनेस है उसको मतलब ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, तो मुझे चाहिए एक मार्केटिंग मैनेजर। मुझे नहीं आता मार्केटिंग के बारे में कुछ भी, तो मैं क्या करूँगी, एक दूसरे इंसान को हायर करके लेके आऊंगी जिसके पास क्या होगा, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज और स्किल होंगे। ठीक है, तो ये आ गया स्टफिंग, जहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिर वो जो सही लोग हैं जिनको हमने रिक्रूट किया उनके डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेंगे
क्योंकि वो लोग डेवलप होंगे तभी तो जाके हमारा बिजनेस भी ग्रो कर पाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट इज योर डायरेक्टिंग, मतलब जो हमारे पास एम्प्लॉयज है जिनको हमने ऑलरेडी रिक्रूट कर लिया है, तो उनको गाइड करना कि एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तो उसकी तरफ तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, गाइड तो करना पड़ेगा। उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, और वो लोग सही तरह से काम कर भी पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है उसके ऊपर नजर रखना भी किसका काम है, मैनेजमेंट का ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग, हर एक एम्प्लॉई सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। अगर कहीं पे कुछ गलतियां हो रही है बिजनेस के अंदर, फिर उनको तो हमें करेक्शन भी करना पड़ेगा ना, तो ये भी कौन करेगा, मैनेजमेंट ही करेगा। तो ये हो गए हमारे 5 कोर कंपोनेंट्स जो मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे डीएनए ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट क्यों चाहिए, मैनेजमेंट ऐसा क्या काम करता है बिजनेस के अंदर, वो जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो बिजनेस जो हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए हमेशा। गोल ओरिएंटेड, जैसे मैंने पहले ही बताया, गाड़ी पे बैठने से नहीं होगा, आपका डेस्टिनेशन भी फिक्स होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। ठीक वैसे ही बिजनेस स्टार्ट करने से नहीं होगा, बिजनेस को कहाँ लेके जाना है वो भी आपके दिमाग में डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है। तो वही हो गया गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जो क्या करेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर गोल के टुवर्ड्स काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, ठीक है। क्योंकि गोल्स ही अगर नहीं हुआ तो मैनेजमेंट का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, करेक्ट। नेक्स्ट इज परवेसिव, मैनेजमेंट जो है ना वो यूनिवर्सल होता है, कहीं पे भी चले जाओ, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो गया, एनजीओ हो गया, स्कूल हो गया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, कहीं पे भी चले जाओ तो उधर मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो क्या करता है, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, और कोऑर्डिनेट करके किसको क्या काम करना है वो अच्छे से क्लैरिफाई कर देता है, तब जाके बिजनेस स्मूथली रन कर पाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल, तो बिजनेस का हमारा जो मैनेजमेंट है वो 3 की डायमेंशंस के ऊपर काम करता है। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमें क्या करना पड़ेगा, किसको कौन सा काम करना है, कैसे करना है, उसके मेथड्स क्या है, उसको हमें पहले से ही डिसाइड करके रखना है और उसको अच्छे से मैनेज करना है। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो हमारे अंदर लोग हैं, जो हमारे अंदर एम्प्लॉयज है, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना भी क्या है, मैनेजमेंट का ही काम है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, हम एज ए मैनेजमेंट क्या करेंगे, हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्शन है वो कैसा चल रहा है, प्रोसेसेस जो है हमारे बिजनेस के अंदर वो ठीक से चल भी रहे या नहीं, ये सब इंश्योर करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस मैनेजमेंट को क्या बताया गया है, मल्टी डायमेंशनल, मतलब ये काम भी देखेगा, है ना, फिर लोगों को भी देखेंगे और प्रोडक्शन भी देखेंगे कि सही से हो भी रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैनेजमेंट जो है कभी रुकता नहीं है। हाँ, आपका दुकान बंद होना पड़ेगा तभी जाके क्या होगा, मैनेजमेंट रुक जाएगा, अदरवाइज आपका बिजनेस जब तक चलता रहेगा तब तक मैनेजमेंट भी कंटिन्यू होती रहेगी, है ना। ऐसा तो है नहीं आज मैनेजमेंट से छुट्टी ले लिया, करो जिसको जो मर्जी, ऐसा नहीं होता बिजनेस के अंदर। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलता रहता है। और साथ ही साथ इसको डायनेमिक भी बताया गया है। क्यों डायनेमिक बताया गया है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बदलते वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजीज भी इवॉल्व हो रही है ना, हर रोज नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया नया सिस्टम आ रहा है, तो उसके हमें रिगार्डिंग क्या करना पड़ेगा, खुद को भी चेंजेस करना पड़ेगा, हमें खुद को भी अपडेट करते रहना पड़ेगा, तभी तो जाके हम क्या कर पाएंगे, हर एक ट्रेंड पे हम भी उधर कम्पीट कर पाएंगे। वरना दूसरे कंपनीज तो देखो हर रोज नया नया कंपनी बन रहा है ना। आज अगर मैं कोई सामान 100 रुपए में दे रही हूँ तो कल 50 रुपए में दे देगा। अगर मान लो मेरा आज एक क्लोथिंग का ब्रांड है, क्लोथिंग का ब्रांड के बारे में तो पता ही है ना, आजकल फैशन क्या हो गया, फास्ट फैशन हो गया है। आज अगर कोई एक ट्रेंड पे है तो कल कुछ और डिजाइन आ जाएगा। तो मैंने अगर बदल के वक्त के साथ साथ ट्रेंड फॉलो नहीं किया, खुद को अपडेट नहीं किया, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी ना।
तो इसीलिए एज ए मैनेजमेंट, एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें डायनेमिक भी होना पड़ेगा, खुद को चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है ना, वो कोई एक अकेला इंसान नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई एक अकेला इंसान जो है वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर देखो 100-200 अगर लोग हैं तो हर इंसान के बारे में समझना भी जरूरी है, और हर इंसान एक गोल की तरफ काम कर रहा है या नहीं वो भी हमें एंश्योर करना है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, ग्रुप एक्टिविटी बताया जाता है, ताकि जो हमारे टीम से वो साथ मिलके काम करे और एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के तरफ ही काम करे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट है ना, इसको इंटेंजिबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट को आप ना ही टच कर पाओगे ना फील कर पाओगे, है कि नहीं। ऐसा तो कोई सामान है नहीं कि देखो ये मैंने टच कर लिया ये मैनेजमेंट है, नहीं। मैनेजमेंट क्या है देखो, पर आप बस उसका प्रेजेंस फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो प्रेजेंस? कि आपने जो रूल्स गाइडलाइंस बनाए हैं मैनेजमेंट के अंदर, क्या वो एक्यूरेटली फॉलो हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, क्या उसके जो आउटकम्स है वो मतलब आपके लिए सेटिस्फैक्टरी है। इन सब चीज़ों से आपको क्या पता चलेगा, मैनेजमेंट का जो प्रेजेंस है वो पता चल पाएगा। लेकिन आप ऐसा तो कुछ है नहीं मैनेजमेंट कि आप देख पाओगे, करेक्ट। फिर आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, कि मैनेजमेंट जो है करना क्यों जरूरी है बिजनेस के अंदर, व्हाई वी नीड, ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। देखो, हमने अगर कोई भी बिजनेस आज स्टार्ट किया है तो हमारा जो पहला सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा, वो क्या करना है, लंबे वक्त तक मार्केट में सरवाइव करना है। क्योंकि कंपटीशन की तो कोई कमी है नहीं, हर दूसरे दिन कोई नया नया आ जाएगा। तो हमारा जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सर्वाइवल। हमें टिके रहना है लंबे वक्त के लिए। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस लोग क्यों करते हैं, प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए तो करते हैं, है कि नहीं। तो हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमा पाओगे, पैसा होगा, तभी तो जितना इन्वेस्ट किया उतना रिटर्न ला पाओगे। नेक्स्ट इज ग्रोथ। दुकान खोल लिया मार्केट में, अभी मैं टिका हुआ हूँ, ठीक है, प्रॉफिट भी आ रहा है, बस बिंदास खत्म काम, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हमें क्या करते रहना पड़ेगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते रहना पड़ेगा, उसको ग्रो करते रहना पड़ेगा। हमारा जो कैपेसिटी है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। तो ग्रोथ जो है वो है हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव। तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। मतलब एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या करना है, हमें हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, ये आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। क्लियर। देन कम्स सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, बिजनेस आइसोलेट होके तो कहीं से भी ऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसको सोसाइटी के अंदर ही रहना पड़ेगा, सोसाइटी के अंदर से ही उसको काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर एज ए बिजनेस हम सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो सोसाइटी की तरफ भी तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं। तो जैसे क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, एज ए बिजनेस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो हमारे कस्टमर्स है वो सेटिस्फाई रहे, उनको हम क्या करें, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है हम देते रहे, ठीक है। जो क्या होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, साथ ही साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए। अगर मैं एक मतलब मेरा अगर मान लो कॉस्ट आ रहा है 50 रुपीज़, लेकिन मैं 500 रुपये में बेच रही हूँ, तो फिर मेरा कस्टमर बेस है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा, क्योंकि फिर वो कस्टमर्स कहीं और चीपर ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो कस्टमर का जो बेस है उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और वो मेंटेन कैसे होगा, अगर मेरा जो गुड्स है, मेरे जो सर्विसेज है, अगर वो अच्छी क्वालिटी के होंगे तभी जाके वो बेस कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एज ए बिजनेस मेरा जो है सोसाइटी की तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पोल्यूशन कम से कम करूं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे मेरे बिजनेस से प्रोड्यूस उनको मैं अच्छे से मैनेज करूं, है ना। तभी जाके तो हम एनवायरनमेंट को अच्छे से रख पाएंगे। आज एनवायरनमेंट अगर अच्छे से रहेगा तभी जाके फ्यूचर में मेरा जो बिजनेस है वो अच्छे से रह पाएगा, करेक्ट।
लेकिन क्या कोई भी बिजनेस आज के टाइम पे ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, क्या वो फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहे। बस ये जो है थियोरिटिकल मतलब डेफिनेशन ही बन के रह चुके हैं, थियोरिटिकल पॉइंट्स ही है, बस बस इधर पढ़ने के लिए है, अदरवाइज कोई भी इसको रियल लाइफ में फॉलो नहीं कर रहा। जिसका जो मर्जी वो कर रहा है, कहीं से भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो उसको डायरेक्ट नदी में या खेत में फेंक रहे हैं। पॉल्यूशन का तो पूछो ही मत, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, कितने सारे पॉल्यूशन है ना। तो अगर आप लोग इन फ्यूचर, आप में से 10 जन भी अगर एंटरप्रेन्योर कोई बन जाओ, ठीक है, मालिक बन जाओ कोई से भी बिजनेस के, तो ये ध्यान रखना आपको सोसाइटी की तरफ भी रेस्पॉन्सिबल रहना है, एनवायरनमेंट को भी क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, ताकि आप इकोलॉजिकल डैमेज ना करो एनवायरनमेंट का, ठीक है। तभी तो हम ज्यादा, हमारा जो फ्यूचर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एज ए बिजनेस ऑलवेज, इफ यू आर रनिंग ए बिजनेस, ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए? लोग चाहिए आपके बिजनेस में काम करने के लिए, है ना। अगर लोग चाहिए आप, फिर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आप क्या कर पाओगे? सोसाइटी के लोगों की तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाओगे। तो ये भी क्या है? एज ए बिजनेस हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, हर एक बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए। अगर मेरे पास आज अगर 100-200 एम्प्लॉयज है, सबने मिलके एक साथ बोल दिया कि आज हमको काम नहीं करना, क्या मैं एक अकेली इंसान अपना बिजनेस रन कर पाऊंगी? नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, उनको बैकबोन ऑफ द बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को जो है उनके नीड्स के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि फाइनेंशियल नीड, कि हर एक एम्प्लॉय को उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से फेयर सैलरी मिल भी रहा है या नहीं, बोनस, इंसेंटिव, ये सब प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, ये सब भी किसको ध्यान रखना पड़ेगा? मैनेजमेंट को ही ध्यान रखना पड़ेगा। देन कम सोशल नीड्स। हर एक इंसान को अपने जिंदगी में क्या चाहिए? रिकॉग्निशन चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। अगर रेस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे? फिर आपको घुटन होगी उस जगह पे काम करने के लिए, है ना। अगर आप बार बार कोई काम कर रहे हो लेकिन आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो हमें तो बुरा लगता है ना। तो एप्रिसिएशन इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड। तो ये सब जो है ये कौन मेंटेन करेगा? मैनेजमेंट मेंटेन करेगा। साथ ही साथ पॉजिटिव वर्क कल्चर और एनवायरनमेंट, वो हर एक इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप जहाँ पे काम करने हर रोज़ जा रहे हो, अगर आपको दिल से मतलब वो अच्छा ही नहीं लग रहा, वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि मुझे आज जाना है, मुझे ये काम करना है, तो फिर आप उधर खुश नहीं हो रह पाओगे ना। आपके फिर मेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब तो आजकल होता ही रहता है। आजकल के जो वर्क एनवायरनमेंट है वो तो टॉक्सिक बन चुके हैं, वर्क कल्चर्स, है ना। हर इंसान आजकल क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। ना प्रोफेशनल मेंटेन हो पा रहा है, ना पर्सनल मेंटेन हो पा रहा है। तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन है ये एम्प्लॉयज के अंदर ना आए, इसको भी मतलब इंश्योर करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयज खुश रहेंगे तभी तो वो लॉयल रहेंगे कंपनी के अंदर, है कि नहीं। तो ये हो गए हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल, जब हम क्या करेंगे एज ए ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव होगा कि हम सोसाइटी की तरफ क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि हमारे एम्प्लॉयज के लिए हम कितना कुछ कर पा रहे हैं और कितना कुछ करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कम मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट को आर्ट, साइंस और प्रोफेशन क्यों कहा जाता है। देखो, साइंस क्या होता है? साइंस में बेसिकली हर सब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर रूल्स होंगे, गाइडलाइंस होंगे, मेथड्स होंगे, फॉर्मेट्स होंगे। उनको फॉलो किए बिना हम साइंस में कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो साइंस इज बेसिकली व्हाट? अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट में भी वही होता है। मैनेजमेंट में भी क्या चाहिए हमें? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, और वो है, वो उसको क्या किया गया है? ओवर द टाइम रिसर्च कर करके उसको डेवलप किया गया है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी क्या बताया गया है? साइंस बताया गया है, जहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हमें बिजनेस को रन करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है,
जो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कर करके उनको मॉडिफाई किया गया है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोर प्रिंसिपल्स, तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना वो क्या होना चाहिए, हमेशा यूनिवर्सल होना चाहिए। हर एक कंट्री में, ठीक है, दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर एक बिजनेस का जो मैनेजमेंट का जो मेन कोर है ना वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कुछ भी अगर हुआ है हमारे बिजनेस के अंदर तो उसका कॉज, रूट कॉज क्या है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस वजह से क्या रिजल्ट आया है हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बताया गया है? देखो, सपोज मैं ए को ऐसे लिखती हूँ, कोई और शायद ऐसे लिखेगा, कोई और शायद ऐसे लिखेगा, तो हर एक का लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। सिमिलरली मैनेजमेंट स्किल भी वही है, मेरे पास जो स्किल है मैं उसको जैसे यूज करूंगी, कोई और दूसरे तरीके से करेगा, है ना। मान लो मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों ने एक साथ ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं अभी भी बेसिक्स में हूँ, मैं पेंसिल ड्राइंग ही सीख रही हूँ, लेकिन मेरी जो दोस्त है उसने प्रैक्टिस कर करके क्या किया, एकदम वो पेंटिंग तक पहुंच गई, अभी उसको पेंटिंग भी आती है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो किस वजह से आया, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के वजह से आया। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और अपने जो स्किल्स है उनको डेवलप करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, पर्सनल क्रिएटिविटी चाहिए, जजमेंट चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर, कोई भी इंसान हो उसको क्या चीज बेटर बनाएगी, प्रैक्टिस ही बेटर बनाएगी, ठीक है। तो आर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिक्वायर्स पर्सनल एप्लीकेशन एंड स्किल, इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आप कितना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, कितने इनोवेटिव आपके आइडियाज है ना। इम्प्रूव्स विथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, आप इसको कैसे इम्प्रूव कर पाओगे, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ड्रिवन, आप कोई भी काम करो, ठीक है, आप क्या होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा जाता है, कि ये अभी अभी हो रहा है, अभी अभी मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन अभी क्या हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है। पुराने जमाने में नहीं था, मैनेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, लेकिन अभी बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ जो हमारा मार्केट है उसमें क्या हो रहा है, देखो मैनेजमेंट जो है उसके मैनेजमेंट प्रोफेशन जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। तो अभी क्या चाहिए आपको, अगर एक मैनेजमेंट मतलब बिजनेस के अंदर अगर मैनेजमेंट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि IMA ये सब क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं मैनेजमेंट के लिए, आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगा, नॉलेज होगा, तभी तो आपको ये सब जो स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में पता होंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट अभी क्या बन चुका है, एक प्रोफेशन बन चुका है, कोई भी आके अभी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन इसलिए बताया गया है क्योंकि उसमें आपको डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग चाहिए जैसे कि MBA BBA, देन प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे IMA IIMs, ये सब जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं उनके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। देन एथिकल कोड्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको नॉलेज के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबल होना भी बहुत जरूरी है और आपको एथिकल वे से काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन विच इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट जो है इसमें ना कुछ लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो फर्स्ट लेवल में आते हैं, टॉप लेवल में क्या आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब। सेकेंड लेवल में आते हैं आपकी डिपार्टमेंट हेड्स, डिविजनल मैनेजर्स, ये। और लास्ट में जो है आते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर्स और टीम लीडर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स है उनको कौन गाइड करते हैं, कौन कंट्रोल करता है, टीचर्स या मेंटर्स। टीचर्स और मेंटर्स के ऊपर कौन होते हैं, टीचर रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, उनके ऊपर कौन आएगा, प्रिंसिपल आएगा। अगर प्रिंसिपल को कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, प्रिंसिपल से कौन डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, टीचर रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, है कि नहीं। और टीचर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किससे रहेंगे, टीचर्स से रहेंगे।
और फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगा या फिर जो भी सिखाना होगा वो टीचर्स जाके किसको सिखाएंगे, स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बन गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टीचर रिप्रेजेंटेटिव क्या बन गए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और टीचर्स क्या बन गए, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हर एक बिजनेस के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ वगैरह, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमारा गोल क्या है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं कि हमारा जो मेन गोल है उसमें पहुंचने के लिए हमारे पास क्या प्लान होंगे, हम कौन सी पॉलिसीज को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मेकिंग मेजर डिसीजंस अफेक्टिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर जाए ऐसे जो डिसीजंस है वो कौन लेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेंगे। रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर की दुनिया के साथ कहीं पे भी अगर हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो वो कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। फिर एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, हमारे बिजनेस में तो डेफिनेटली अगर बड़ा बिजनेस है तो उसमें इन्वेस्टर्स तो जरूर होंगे, तो इन्वेस्टर्स कहीं से भी मतलब लॉस में ना जाए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट उठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, फिर डिविजनल मैनेजर्स होते हैं, तो उनका क्या काम होता है कि वो लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसी बनाया वो सब। मतलब टॉप लेवल क्या करेगा, कोई भी एक रूल रेगुलेशन बनाएगा, फिर उसको नीचे के लेवल में फॉरवर्ड करके उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मिडिल लेवल की। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर एक बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, है ना, जैसे मान लो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, है ना, फिर से मार्केटिंग का आएगा, मार्केटिंग आ गया, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह, सेल्स वगैरह आ जाएगा, है ना। तो हर एक बिजनेस के अंदर अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स होती है, तो हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहे, ये कौन मैनेज करेगा, ये मिडिल लेवल मैनेज करेगा। देन मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग लोअर लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल ने कुछ बोल दिया, वो रूल अभी इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करोगे कैसे, लोअर लेवल मैनेजर्स को मोटिवेट भी तो करना पड़ेगा, उनको गाइड भी करना पड़ेगा कि ये काम तुम लोग कैसे करोगे, तो वो कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, अभी हमारे जो एम्प्लॉयज है, वर्कर्स वगैरह है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ये सब टॉप लेवल को जाके कौन बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताएगा। लास्टली लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो उनका काम क्या होता है, देखो उनके अंदर कौन कौन आता है, सुपरवाइजर, टीम लीडर्स, फोरमैन, ये सब आते हैं। उनका काम क्या है, असाइनिंग टास्क टू वर्कर्स एंड गाइडिंग देम, तो जो वर्कर्स होंगे हमारे बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉयज होंगे, किसको क्या काम करना है ये कौन बताएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट बताएगा। मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, हमारे प्रोडक्शन यूनिट में से जो भी प्रोड्यूस होके आ रहा है वो क्या एकदम जो क्वालिटी है उसका पूरा अच्छा है, टॉप नॉच है कि नहीं, क्वांटिटी पर डे हम कितना यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में कौन ध्यान रखेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट ध्यान रखेगा। एंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अलग अलग होंगे, पर्सपेक्टिव अलग अलग होंगे, तो कभी ना कभी वो तो मिच मैच होंगे ही। अगर मिच मैच हुआ फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये सब ना हो, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ये कौन इंश्योर करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। रिड्यूसिंग वेस्ट एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट, कम से कम मतलब कॉस्ट यूज कर, कम से कम खर्च करके, ठीक है, हम अपना प्रोडक्शन यूनिट जो है वो रन कर पा रहे हैं या नहीं, वो कौन इंश्योर करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करेगा। साथ ही साथ वेस्टेज कंट्रोल, कितना रॉ मटेरियल हम वेस्ट कर रहे हैं और इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं ये कौन ध्यान रखेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट ही ध्यान रखेगा। तो मतलब इजी लैंग्वेज में अगर याद रखना हो तो टॉप लेवल में कौन बैठा हुआ है, मालिक बैठा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे आएगा मैनेजर जो पूरा मैनेज करेगा, उसके नीचे आएगा फिर जूनियर मैनेजर वगैरह, और एकदम लास्ट में आते हैं हमारे वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैनेजमेंट के जो लेवल्स है वो क्या क्या है, ठीक है।
फिर जो हमारे 5 फंक्शंस थे, कोर फंक्शंस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, वो इधर डिटेल में मैंने लिख के रखा हुआ है। मैं ये जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग उधर से लेके अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। ये जो हमारे 5 जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, ये सब को रिलेटेड है, मतलब एक के बिना एक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है प्लानिंग, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे गोल्स डिसाइड करेंगे, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि कैसे उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता था, हम एलोकेट करते थे कि कौन से रिसोर्स को कहाँ पे यूज करना है, कौन किसका जो है वो कौन से रोल में होगा, किसके पास कौन सा अथॉरिटी होगा। फिर देन स्टफिंग। स्टफिंग में क्या करते थे, हम लोगों को रिक्रूट करते थे, उनके नॉलेज और एक्सपर्टीज की बेसिस के ऊपर डिपेंड करके हम उनको हायर करते थे। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या सीन है, जैसे कि एक फिल्म सेट में, मूवी सेट के अंदर क्या होता है, देखो एक्टर्स होते हैं, लाइटमैन होते हैं, कैमरामैन होते हैं, है ना, फिर हमारे डायरेक्टर भी होते हैं, कोरियोग्राफर भी होते हैं, सब होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स। पर कौन से सीन में क्या होगा, कहाँ से लाइट आएगा, कैमरा एंगल क्या होगा, हीरोइन कैसे खड़ी रहेगी, एक्टर क्या बोलेगा, ये सब कौन बताता है, ये सब बताता है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का काम क्या है, ओवरऑल पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कैसे काम करेंगे पर्टिकुलर सीन के ऊपर, उनको गाइड करना डायरेक्टर का काम है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हर एक जो टीम होगा, हर एक जो वर्कर होगा, उनको कैसे काम करना है, कौन से गोल की टुवर्ड्स काम करना है, उनको डायरेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। और ये डायरेक्शन का काम भी कौन करेगा, मैनेजमेंट ही करेगा। नेक्स्ट कम्स कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग में है, मतलब हम क्या करेंगे, हम हर एक एम्प्लॉय का, हर एक मैनेजर का परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करके अगर कहीं पे भी करेक्शन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तब उनको हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। और फिर ये जो पूरा प्रोसेस है फिर से स्टार्ट हो जाएगा प्लानिंग से। तो दैट मीन्स मैनेजिंग क्या हुआ, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हुआ जो लूप में कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। क्लियर। देन कम्स कोऑर्डिनेशन, जिसको हम मैनेजमेंट का एसेंस भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन जो है वो सिंक्रोनाइज करता है। क्या सिंक्रोनाइज करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, टीम्स और इंडिविजुअल के बीच में जो उनका काम है वो क्या करता है, वो सिंक्रोनाइज करता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो क्यों सिंक्रोनाइज करना जरूरी है, ताकि हम एक पर्टिकुलर गोल के टुवर्ड्स क्या कर पाए, एज ए टीम काम कर पाए, ठीक है। क्योंकि देखो हर एक इंसान का सोचने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। मैं अगर किसी भी काम को एक पर्टिकुलर वे में करना चाहूंगी तो कोई दूसरा इंसान उसको अलग तरीके से करेगा। इसके लिए अगर मतलब कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया दो इंसान के बीच में इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ना हो, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो व्हाई कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसको एंश्योर करेगा। अवॉइड डुप्लीकेशन, मतलब मान लो एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं भी काम कर रही हूँ, कोई और इंसान भी काम कर रहा है, तो मतलब क्या, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट कौन कर रहा है। तो ये जो है फिर क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि हम एक दूसरे से बात करेंगे, हमें पता होगा कि अच्छा मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो तुम मत करो इसमें, ठीक है, तुम दूसरा और प्रोजेक्ट ले लो। तो कोऑर्डिनेशन से है वो क्या हो जाएगा, फिर ये डुप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर इंटीग्रेट स्पेशलाइजेशन, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता जाता है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी क्या बन जाता है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है, स्पेशलाइज बन जाता है ना। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करता है कि हर एक स्पेशलाइज जो डिपार्टमेंट है वो साथ मिल के काम करे, एक दूसरे से compete करके नहीं। क्योंकि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक दूसरे से ही compete करते रह गए तो हो गया बिजनेस, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साथ मिल के काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इट्स इंश्योर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब कोई भी एम्प्लॉई किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किस टीम में काम कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटिव जो है एज ए मैनेजमेंट कि हम सबको एक साथ लेके एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ हम काम करें, ठीक है। नेक्स्ट इज
improves efficiency। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उनको ऐसे यूज करता है ताकि कम से कम कॉस्ट लगे, कम से कम टाइम में हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। और ये कैसे होगा, अगर हर एक डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर? आफ्टर दैट वही कोऑर्डिनेशन हमारे जो 5 कोर फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उसके अंदर कैसे यूज होंगे इधर वो मेंशन है। जैसे कि प्लानिंग, तो प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हर एक डिपार्टमेंट कंसिस्टेंटली अपने प्लानिंग के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन्हीं के पास हो, किसी और से वो ओवरलैप ना हो, वो इंश्योर करता है। क्योंकि ओवरलैपिंग से क्या होगा, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो ये सब ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच नीडेड। नेक्स्ट इज स्टफिंग। तो हर एक पोजीशन के लिए एक प्रॉपर इंसान हमें चाहिए, तभी जाके वो जो पर्टिकुलर रोल है वो अच्छे से कर पाएगा। तो इन सब के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। तो हर एक इंसान अपना खुद का एक इंडिविजुअल मोटिवेशन लेके ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो चाहे, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम सबको साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा, और ताकि हर एक एम्प्लॉय उसी डायरेक्शन की टुवर्ड्स काम करे, ये इंश्योर कौन करेगा, ये इंश्योर करेगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या कोऑर्डिनेशन कैसे आता है, देखो हमारा जो कंट्रोलिंग का मेन पॉइंट है वो है कि हम इंश्योर करेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट अपना जो स्टैंडर्ड है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा है। ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट में ये हो भी पा रहा है या नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा, ये करेगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है। क्लियर? तो ये जो 5 पॉइंट है, इधर भी कोऑर्डिनेशन एप्लीकेबल होता है। आफ्टर दिस, आज का ये जो वीडियो है, हमने आज के वीडियो में अगर हम देखें तो हमने क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा 5 कोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमारे बुक में जो है ये जो 5 टॉपिक है, इनके ऊपर पूरा एक एक चैप्टर दिया गया है, तो इन चैप्टर को हम अच्छे से फिर डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स थे, 3 लेवल थे, टॉप, मिडिल और लोअर। क्लियर? ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एज ए मैनेजमेंट हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 3 ऑब्जेक्टिव है ना, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। एंड लास्टली एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको ऑयल ऑफ मैनेजमेंट भी बताया गया है, और वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एज ए पेट्रोल काम करता है मैनेजमेंट को चलाने के लिए। क्लियर? तो आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं ट्राई करूंगी आपके उन डाउट्स को सॉल्व करने की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप जर्नलिफाइंग।